जय हिंद स्टूडेंट। कक्षा 9 के भूगोल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत भूमि एवं लोक पुस्तक को, जिसमें अध्याय 1 को शुरू किए हैं हम लोग। अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार। इसमें भारत की स्थिति, भारत का आकार और भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, ये हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व को। भारत तथा विश्व को पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखिए भारत, यहाँ देखिए ये विश्व का पूरा नक्शा है। यहाँ पर यह है भारत, और भारत के ये पूरब में है बंगाल की खाड़ी, आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरब में है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में है अरब सागर। देखिए अरब सागर है, ये पूरा क्या है, अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और भारत के नीचे अर्थात दक्षिण में, हम बताए थे ना, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो भारत के ये पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है, और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अब ध्यान से देखिए, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के कपार पर, सिर पर क्या है, भारत स्थित है। तो वही बात तो यहाँ बोल रहा है कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। शीर्ष मतलब ऊपर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। अब यहाँ देखिए, ये भारत है। भारत का जो ये तट है, अरब सागर से जो सटा हुआ तट है, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम साइड में है। और दूसरी तरफ है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भारत का तट है, इसको पूर्वी तट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरब में स्थित है। तो देखिए पश्चिमी तट से अफ्रीका, ये वाला देश आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका। तो पश्चिमी तट से बोल रहा है कि अफ्रीका, और क्या बोल रहा है, देखिए पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। ये पश्चिमी तट से यहाँ अफ्रीका की ओर हम लोग जा सकते हैं। ये पूरा इस रास्ते से होते हुए ये हम लोग एशिया के कुछ हिस्से में जा सकते हैं। और ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट से कहाँ जाएंगे, ये नीचे जो है, ये पूरा विश्व का नक्शा जब देखेंगे ना इस तरह से यहाँ पर, तो देखिए भारत के इस किनारे से ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के तरफ, यानी इधर जो एरिया है वो पूर्वी तट से हम लोग जा सकते हैं। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। एक महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है, भारत देश के नाम पर। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्गों द्वारा नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। देखिए भारत के जो उत्तर साइड में, भारत का जो ये वाला ऊपर की ओर उत्तर बोलते हैं, तो यहाँ जो है हिमालय पर्वत स्थित है। तो केवल समुद्री मार्ग के द्वारा हम दुनिया में नहीं जाते थे, केवल समुद्री मार्ग के द्वारा ही नहीं जाते थे, समुद्री मार्ग के द्वारा तो जाते ही थे, लेकिन भारत के ये जो ऊपर में हिमालय पर्वत स्थित है, यहाँ बीच बीच में दर्रा है, इसके थ्रू हम लोग पूरे इधर की एरिया में भ्रमण करते थे लोग। तो क्या बोल रहा है कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में, दर्रा किसे कहते हैं, तो पहाड़ के बीच में एक पतला रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। आवागमन के लिए जो बनाया गया है उसी को दर्रा कहा जाता है। इस प्रकार एशियन
तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचा सका है। यानी भारत का जो संपर्क रहा है ना विश्व के अन्य देशों के साथ, वो समुद्री मार्ग के द्वारा भी था, पर्वतों के बीच स्थित दर्रा के थ्रू भी भारत से लोग जाते थे। और भारत की जो ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उपनिषद के विचार हैं, बौद्ध धर्म जो है, भारतीय अंक हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गया। क्योंकि आवागमन लोग यहाँ से कुछ लोग यहाँ से जो लोग विदेश थी विश्व के अन्य देशों में जाते थे तो यहाँ की कुछ चीज़ें वो लेकर जाते थे और वहाँ से भी कुछ सीख कर आते थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यानी इधर से कुछ लोग जाते थे तो अपनी संस्कृति को, अपनी कहानी, अपनी विचारधारा को विश्व के अन्य देशों में फैलाते थे। और जहाँ जाते थे वहाँ से भी तो कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को ना, तो वहाँ से भी कुछ सीख कर आते थे। तो वही विदेश थी यूनान से कहा है स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। ये देखिए भारत और विश्व है, ये पूरा विश्व का नक्शा है। इसमें हम लोग का भारत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग को एशिया समझ में आ रहा होगा ना, बार बार एशिया पढ़ने को मिल रहा है। पूरे 7 महादेश है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। देखिए 1 मिनट आप लोगों को दिखा रहा है नक्शा में, ध्यान से देखिए। अब आप लोग यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा एशिया दिखाई दे रहा है। ये जो कलम घूम रही है ये पूरा एशिया में घूम रही है। एशिया, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका, यूरोप देखिए यहाँ है छोटा सा, और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश। और हम लोगों का भारत किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में ही आता है। तो दक्षिण एशिया में भारत की एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, SAARC, सार्क, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत सार्क का सदस्य है कि नहीं है, तो भारत सार्क का सदस्य है। अब देखिए सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं। इसमें कुल कितने देश हैं, देखिए भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो सार्क में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई पूछ देगा अब आप लोगों से कि बताइए कि सार्क में कुल कितने देश आते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सार्क में कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन, तो देखिए इस तरह से याद रखिएगा, रटिएगा नहीं। मैप में देखिए यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मालदीव, यहाँ छोटा सा एक देश है जहाँ पेन घूम रही है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब आप लोगों को याद होगा सार्क के कुल 8 सदस्य का नाम बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कैसे याद करना है, नीचे से शुरू करना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो सार्क में कुल कितने देश आते हैं, सार्क में कुल 8 देश आते हैं। ये याद रहना चाहिए आप लोगों के मुँह पर एकदम मुजबानी। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब आइए, कह रहा है भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। भारत की जो स्थल सीमा है 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। भारत की सीमा कुल कितने देशों को छूती है,
तो कुल 7 देशों को छूती है। आइए अब आप मैप में इसको हम दिखाते हैं। देखिए अब आप लोग, भारत की सीमा कुल कितने देशों को छूती है? तो ये भारत है ना, तो देखिए भारत की सीमा पाकिस्तान को भी छू रही है। और यहाँ देखिए अफ़गानिस्तान, यहाँ दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो अफ़गानिस्तान का ये थोड़ा सा एरिया भारत को छू रहा है। और इधर से कौन? चीन, नेपाल जो है भारत से सटा हुआ है, भूटान जो भारत से सटा हुआ है, और म्यांमार, और कौन सा है? बांग्लादेश। तो गिनिए तो भारत से सटा हुआ कुल कितने देश हैं? तो भारत से सटा हुआ 7 देश को गिनिए। पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये जो देश हैं ये भारत के सीमा से सटे हुए हैं। तो अब प्रश्न में कोई पूछेगा कि भारत के स्थल सीमा से कुल कितने देश सटे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से कुल 7 देश सटे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। याद रहना चाहिए। अब देखिए, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए ये भारत है, तो भारत से इधर थी, भारत के नीचे आइए दाएं से, देखिए श्रीलंका लिखा हुआ है। तो ये श्रीलंका जो है भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। और कौन सा है? मालदीव के भी भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो प्रश्न में पूछेगा भारत के कुल कितने द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो 2। कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार, देखिए ये जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ श्रीनगर दिखाई दे रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का देखिए यहाँ तिब्बत लिखा हुआ है ना, तो यहीं पर तिब्बत है। अब यहाँ बुक में क्या बोल रहा है? जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत आता है। तो तिब्बत का पठार अब कहाँ आता है? किस देश के अंतर्गत? चीन के अंतर्गत। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत के पठार में स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तो नेपाल कहाँ बसा हुआ है? तो नेपाल जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल जो है हिमालय में स्थित, हिमालय में ही समझ लीजिए नेपाल है। और क्या यहाँ पर है? सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। माने हमारी जो संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति, ये दोनों की संस्कृति जो है काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, कोसी नदी जो है आती है ना, तो बिहार में पूरा बाढ़, बहुत ज़बरदस्त तरीके का बाढ़ लाती है और बहुत क्षति भी होता है। तो कोसी नदी को इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। यह कहाँ से निकलती है? नेपाल में, नेपाल हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम नेपाल में है। उद्गम मतलब निकलती है। दोनों देशों में कोसी नदी पर संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग और मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी
तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से, देखिए नेपाल है और नेपाल के पूर्व में कौन सा है, पूर्व इधर है, तो नेपाल के पूर्व में भूटान है। ये पहले देश था, लेकिन विशेष समझौता से, यहाँ लिखा हुआ है ना, नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। तब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भूटान जो था ना, वो भारत का राज्य नहीं था। भूटान जो है एक देश था पहले, जो किसी विशेष समझौते के तहत जो है भारत से जुड़ा हुआ है, और उसकी सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। सिंपल भाषा में कहें तो कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है म्यांमार को, देखिए ये थी भारत है, भारत के पूर्व में यह है, तो यहाँ पर भी पर्वत है। म्यांमार को भारत से अलग करती है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, वही बात यहाँ पर बोल रहा है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के अराकान योमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत की श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई, यानी वहाँ पर भी अब आदमी चले गए हैं। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है, ये हमें बताना है। भारत के कितना राज्य की सीमा जो है भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छूता है, ये हमें लिखना है। अब बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। देखिए ये पूरा भारत है, ये भारत है। भारत के बीच में ये अलग कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही है बांग्लादेश। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इस तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, और भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो ये अध्याय 1 था, इसको हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 5 को दिया है और यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कारण बताओ, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानचित्र कौशल। अब आप लोगों को इसको जब हम बताएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आगे के क्लास में हम इसको सॉल्व कराने का प्रयास, इसको प्रश्न के उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग अपने से भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो
आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद।